यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है वो भी हमने देखा था, टाइप्स ऑफ यूनिट, कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पॉपुलर रहे हैं वो भी हमने देखा था, बेस यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं और सीजीपीएम द्वारा रिकमेंडेड एसआई प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूज ऑफ डायमेंशन। बाकी के दो टॉपिक्स को आज हम समाप्त करेंगे। तो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन का डेफिनेशन होता है व्हेन a physical quantity is expressed in terms of the base quantities it is written as the product of different powers of the base quantities. The exponent of a base quantity that enters into the expression is called the dimension of the quantity in that base. When a physical quantity is expressed in terms of the base quantities, it is written as the product of different powers of the base quantities. The exponent of a base quantity that enters into the expression is called the dimension of the quantity in that base. शायद ये लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम फोर्स हम जानते हैं फोर्स जो है ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे आप जानते हैं? तो आपको जो हमने बोला था याद करने के लिए बेस क्वांटिटी कौन कौन से हैं, तो टोटल 7 ही थे। तो 7 के अलावे 7 बेस क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो 7 + 2 इस 9 के अलावे ये क्वांटिटी है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। तो फोर्स का हमको डायमेंशन लिखना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो डायमेंशन का जो डेफिनेशन है उसमें कहता है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज। तो हमने फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया जिसमें ये मास जो हमारा है वो बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है हमारा है, ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन को भी हम लोग क्या करेंगे? बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ये हमारा बेस क्वांटिटी, ये बेस क्वांटिटी, लेकिन ये वेलोसिटी हमारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। फर्दर हम लोग और एक्सप्रेस करेंगे टुवार्ड्स बेस क्वांटिटी, तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये तो ऑलरेडी हमारा टाइम है ही। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, एक्चुअल में लेंथ ही है हमारा, तो फोर्स हमारा हो जाएगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ है जो हमारा बेस क्वांटिटी है, मास हमारा ऑलरेडी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी हमारा बेस क्वांटिटी है। कहने का मतलब फोर्स जिसका फॉर्मूला ये था उसको हमने इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी एक्सप्रेस किया, ठीक। तो हमारा फोर्स हो जाएगा मास इनटू लेंथ इनटू टाइम टू द पावर -2। फोर्स कंप्लीटली यहाँ एक्सप्रेस्ड हो गया इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट कहता है द एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटीज दैट इंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। तो यहाँ पे मास का एक्सपोनेंट, मास का पावर क्या है, 1 हमारा है, लेंथ का पावर है 1 और टाइम का है -2। तो कहने का मतलब फोर्स का जो डायमेंशन है 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। हेंस डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in length and -2 in time। ये हमारा फोर्स का डायमेंशन है। बाकी यहाँ पे 3 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा भी 4 बेस क्वांटिटी यहाँ पे बचते हैं। तो 4 बेस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा। All others base quantity are 0। अदर बेस क्वांटिटीज का डायमेंशन यहाँ पे 0। अभी हमने देखा था फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। तो यहाँ पे हमने फोर्स का डायमेंशन एक्सप्रेस करने के लिए जो बेस क्वांटिटी है उसको उस पूरे वर्ड में पूरा वर्ड उसका हमने लिखा था। तो सुविधा के लिए बेस क्वांटिटी को पूरा नहीं लिखते हैं, उसके बदले में सैम्पल यूज करते हैं जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। तो कौन कौन से सैम्पल किस बेस क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फॉर कन्वेनिएंट the dimension of base quantities are represented in one 3-letter सैम्पल। सुविधा के लिए हम लोग बेस क्वांटिटी को क्या करते हैं, सैम्पल के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं मास के लिए सैम्पल यूज करते हैं
कैपिटल M, लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल L, टाइम के लिए हम लोग कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए हम लोग कैपिटल K। टेम्परेचर के लिए हम लोग T इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि टाइम का भी T है और टेम्परेचर का भी यदि T हम लोग लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होगा। करंट के लिए हम लोग कैपिटल I, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, यहाँ पे 3 लेटर है MOL। और फिर लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं c t। ये 7 बेस क्वांटिटी का सैम्पल ये है जिसको हम लोग डायमेंशन जब लिखेंगे तो यूज करेंगे। तो जैसे फोर्स का डायमेंशन क्या था, फोर्स का था मास इंटू लेंथ इंटू टाइम -2। तो क्या हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन, फोर्स को यदि हम कैपिटल F से डिनोट करें तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा M पावर 1, L पे पावर 1 और T पर -2। कहने का मतलब फोर्स का जो डायमेंशन होगा वह होगा M L T -2। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से फोर्स को हमने बड़ी ब्रैकेट में हमने क्लोज किया है। तो एक्चुअल में यदि हम इसको हम लिखें डायमेंशन ऑफ फोर्स या उसके बदले में इस सिंबल को यूज करें तो दोनों का मतलब सेम होता है। टू एक्सप्रेस द डायमेंशन of a quantity, it is written in this box symbolically। क्लियर? यहाँ पे जो फोर्स को हम लोग लिखे हैं MLT -2। तो जब किसी क्वांटिटी का जब हम डायमेंशन इस फॉर्म में लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में तो उसको बोलते हैं हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? व्हेन द डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी is expressed in symbol form, it is called dimensional formula of that quantity। मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या है MLT -2। हम लोग कुछ सवाल देखेंगे डायमेंशन निकालने का। हमने एक एग्जांपल लिया है SC वर्मा से, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0। द रिलेवेंट इक्वेशंस आर F = QE, F = QBB एंड B = μ0 I / 2πa, where F is force, Q is charge, B is speed, I is current and A is distance। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इसमें इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है। उसको हम लोग लिख लेंगे F = QE।
हमने जो डायमेंशन का डेफिनेशन देखा था तो उसमें बताया गया था कि भाई जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो उसको आप एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखना है। तो यहाँ पे F फोर्स जो है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। Q भी हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो पहले क्या करेंगे हम इसको जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका लिखना है, बाकी जो टर्म्स है उसको हम लोग बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय Q। दिस इम्प्लॉयज कैपिटल E इक्वल टू फोर्स इक्वल टू M इंटू A मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इक्वल टू I इंटू T, आप देख चुके हैं 9th क्लास में। दिस इम्प्लॉयज E इक्वल टू मास, ये तो हमारा आ गया बेस क्वांटिटी में। एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल V अपॉन T डिवाइडेड बाय I इंटू T। यहाँ पे I भी बेस क्वांटिटी, T भी बेस क्वांटिटी, T यहाँ पे बेस क्वांटिटी, M बेस क्वांटिटी, बचता हमारा है डेल V, उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। E इक्वल टू M इंटू डेल V क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इंटू टाइम T स्क्वायर डिवाइडेड बाय I इंटू T। दिस इम्प्लॉयज E इक्वल टू M, D हमारा क्या है, एक्चुअल में लेंथ ही है, L डिवाइडेड बाय I इंटू टी क्यू। अब यदि हम E का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, सारे का इसका भी डायमेंशन M इंटू L डिवाइडेड बाय I इंटू टी क्यू, इसका डायमेंशन। दिस इम्प्लॉयज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा मास का डायमेंशन L डिवाइडेड बाय I इंटू टी क्यू। दिस इम्प्लॉयज डायमेंशन ऑफ E इक्वल टू, मास का डायमेंशन क्या हो, कैपिटल M, L डिवाइडेड बाय I T भी पावर 3। तो क्या हो जाएगा, E का जो डायमेंशन होगा वो होगा M L I पे पावर -1 और T पे पावर -3। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होगा। तो ये जो तरीका है, इसमें जो डायमेंशन का डेफिनेशन था उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन लिखना है उसको हमने पहले 100% कन्वर्ट किया उस एक्सप्रेशन को बेस क्वांटिटी के टर्म में। तब हमने जो बेस क्वांटिटी आया उसका हमने डायमेंशन लिख दिया। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जो भाई जैसे यहाँ पे फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, हमको E का डायमेंशन लिखना है तो हमको फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी हम इससे पहले लिख चुके हैं और इसको आपको याद भी रखनी है, जो भाई फोर्स का डायमेंशन ML-T-2 होता है। सेकेंड मेथड जो इससे थोड़ा जल्दी आपका बन जाएगा, एग्जाम में टाइम सेविंग होगा, F इक्वल टू क्यू ई। दिस इम्प्लॉयज E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय Q। हमको डायमेंशन लिखना है E का, तो क्या हो जाएगा, F का डायमेंशन डिवाइडेड बाय Q का डायमेंशन। E का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा, F का डायमेंशन हम लोग जान चुके हैं क्या, ML-T-2। Q का फॉर्मूला होता है IT, I का डायमेंशन कैपिटल I और T कैपिटल T। देयरफॉर ML-I-1, T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। सेकंड में है, हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखना है। हम देखेंगे जो रिलेशन दिया हुआ है
उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ इन्वॉल्व है, F इक्वल टू क्यू भी भी, इसको हम लोग लिख लेते हैं। हालांकि इन्वॉल्व इसमें भी है, तो आपको म्यू नॉट का डायमेंशन पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है F का डायमेंशन आपको पता है, Q का डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं IT, B का भी डायमेंशन आपको पता है, तो B का यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। तो जो आसान फॉर्मूला है, B इन्वॉल्व तो दोनों में है, लेकिन जिसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं उसको लेके हम बढ़ेंगे आगे। F इक्वल टू क्यू भी बी, F फोर्स, Q चार्ज, B हमारा वेलोसिटी और B हमारा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इम्प्लॉयज, यहाँ से हमको B निकल जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू भी। हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखना है, ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय क्यू का डायमेंशन एंड वेलोसिटी का डायमेंशन। दिस इम्प्लॉयज मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन जो होगा, ये डायमेंशन हमको पता है m l t माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन। q का डायमेंशन लिखना है हमको, q इक्वल टू चार्ज इक्वल टू q इक्वल टू आई टी, तो q का डायमेंशन क्या हो जाएगा I इंटू टी, कैपिटल I एंड t। वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, l t माइनस 1, l t माइनस 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा m, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, दोनों मिलकर के t, तो हो जाएगा m I पावर माइनस 1 t माइनस 2, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो इस रिलेशन में इन्वॉल्व है। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई A। यहाँ से हमारा म्यू नॉट निकल जाएगा 2 पाई A इंटू B डिवाइडेड बाय I। हमको म्यू नॉट का डायमेंशन लिखना है, तो हो जाएगा 2 पाई का डायमेंशन, A का डायमेंशन, B का डायमेंशन, और ये जो करंट है, करंट का डायमेंशन। यहाँ से हमारा हो जाएगा म्यू नॉट, 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, तो भाई कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो A हमारा क्या है, लेंथ है, तो डायमेंशन हो जाएगा L। B हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पुट करेंगे तो m I माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशन I हो जाएगा। देयरफॉर म्यू नॉट का जो डायमेंशन होगा वो होगा m, I ऊपर जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस 2 हो जाएगा, पहले आप l लिख लें, m l t माइनस 2 I माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन। इसी तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अदर देन बेस क्वांटिटी आप डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या क्या यूज है। यूज ऑफ डायमेंशन, एक जो हमारा यूज है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूला का एक्यूरेसी हम डायमेंशन के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। कैसे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ चुका है
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स का। तो इसको हम लोग चेक करेंगे जो ये इक्वेशन सही है या नहीं है। यदि हम एल एच एस का डायमेंशन लिखें तो क्या हो जाएगा, एस का डायमेंशन, एस डिस्प्लेसमेंट वो हमारा क्या है, लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल। यदि हम आर एच एस की बात करें तो आर एच एस का डायमेंशन हो जाएगा यू टी का डायमेंशन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन। यू हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड या लेंथ पर यूनिट टाइम, तो एल बाय टी होगा, जिसका हो जाएगा फिर हमारा एल टी माइनस 1 इंटू टी का डायमेंशन टी प्लस हाफ का डायमेंशन, हाफ एक कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको हम लोग छोड़ देंगे। बचता हमारा है ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर में ए का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 2, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर, तो एल टी माइनस 2 और यहाँ पे टी स्क्वायर, उसका डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ पे टी स्क्वायर कैंसिल, ये भी हमारा भी कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस एल, कहने का मतलब हमारा आर एच एस का जो डायमेंशन होगा वह हमारा होगा एल। तो हम यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म का डायमेंशन एल आया है और राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशन हमारा भी एल आया है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है, सिंस डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू dimension of RHS, hence given formula is dimensionally correct। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब यदि हम इस कांस्टेंट को वेरी कर दें तब भी हमारा ये जो इक्वेशन होगा वह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे इस हाफ के जगह पे फॉर एग्जांपल हम 3 ले लेते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस 3 स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल के चेक करें तब भी हमारा इसका डायमेंशन एल होगा और इस इधर वाले टर्म का डायमेंशन एल ही आएगा, तब भी हमारा डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है जो भाई यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वह इक्वेशन में भी करेक्ट हो सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो इक्वेशन या फॉर्मूला जो भी है वो निश्चित रूप से वो इनकरेक्ट है। तो हमारा जो एक पॉइंट आया वो ये कि इफ एन इक्वेशन और फॉर्मूला is dimensionally correct, then that equation or formula may be correct और नॉट, वो सही हो भी सकता है और नहीं भी सही हो सकता है। बट इफ द इक्वेशन और फॉर्मूला इज डायमेंशनली
incorrect, then the equation or formula must be incorrect. यदि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब वो फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है करेक्ट, लेकिन यदि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो निश्चित रूप से वो फॉर्मूला इनकरेक्ट ही होगा। क्लियर? हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये प्रिंसिपल कहता है द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स of an equation or formula must be identical। जैसे हमने एग्जांपल लिया था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन है, इसमें इसका डायमेंशन क्या है हमारा L है, इसका भी डायमेंशन आप निकालेंगे तो वो भी हमारा आपका L ही होगा, इसका भी डायमेंशन आप निकालेंगे तो वह भी हमारा L है। तो इस इक्वेशन में तीन टर्म इन्वॉल्व है S U T एंड हाफ ए टी स्क्वायर, और तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है। इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे इस प्रिंसिपल से एक बात तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे देखिए, यदि किसी टर्म का डायमेंशन सेम ना हो तो निश्चित रूप से वो इक्वेशन या फॉर्मूला जो है इनकरेक्ट होगा। यदि हम यहाँ पे देखें, यदि सपोज यहाँ पे L ना हो करके मान लेते हैं हम इसका डायमेंशन M हो जाता, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा इनकरेक्ट होता। तो कहने का मतलब इफ अ टर्म in an equation or formula is different than the equation or formula must be incorrect। यदि किसी फॉर्मूला या इक्वेशन में कोई टर्म हो जिसका डायमेंशन बाकी टर्म से डिफरेंट हो तो ऐसे इक्वेशन या फॉर्मूला निश्चित रूप से गलत हों। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इस इक्वेशन में जो ये दोनों टर्म है, दोनों टर्म का डायमेंशन सेम है, सेम डायमेंशन वाले को ही हमने यहाँ पे ऐड किया है। यदि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि इसका डायमेंशन अलग होता तो दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर पाते, लेकिन यदि इस पर्टिकुलर टर्म की बात करें तो ए का डायमेंशन कुछ अलग है टी स्क्वायर से, तो मतलब दो डिफरेंट डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड होने के लिए दोनों को सेम डायमेंशन में होना चाहिए। तो कहने का मतलब द टर्म्स ऑफ सेम डायमेंशन can only be added
or subtracted, whereas the different dimensions can be multiplied और डिवाइडेड। मतलब दो डिफरेंट डायमेंशन वाले को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात होगी तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दोनों टर्म का या जितना भी टर्म्स है सारे का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन का सेकेंड यूज जो है वो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करने का। कन्वर्जन of one system of unit into another। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्ट 1 Newton of force into dyne where Newton is SI unit of force, whereas dyne is CGS यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन जो है फोर्स का SI यूनिट है, जबकि डाइन हमारा CGS यूनिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। SI यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में SI यूनिट लेंगे तो राइट हैंड साइड में भी जितने सारे डायमेंशन हैं सारे का भी यूनिट सेम होना चाहिए। तो इधर हमने लिया 1 न्यूटन। तो यदि इधर भी m का वैल्यू 1 kg, L का वैल्यू 1 मीटर, T का वैल्यू 1 सेकेंड रखें तो राइट साइड में भी हमारा 1 आएगा। तो 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। दिस इम्प्लॉयज हमारा 1 न्यूटन फोर्स जो आया वो आया 1 किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड -2। यहाँ पे हमने SI सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया है। मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। हालांकि टाइम का यूनिट सारे जगह पे जो भी है SI यूनिट, CGS, FPS सारे जगह पे सेकंड ही होता है। हम इसको लेंगे हम CGS यूनिट में। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो फोर्स का जो CGS यूनिट होता है वो होता है डाइन। मतलब 1 डाइन इक्वल टू, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट लिया CGS, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे हम लोग CGS ही लेंगे। तो मास का CGS यूनिट कितना होता है, ग्राम, 1 ग्राम इंटू लेंथ जो होता है हमारा सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर इंटू टाइम तो सेकेंड ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, -2। दिस इम्प्लॉयज 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड -2। यदि हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमारा आ जाएगा 1 न्यूटन फोर्स डिवाइडेड बाय 1 डाइन फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोग्राम
इंटू मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड माइनस 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लॉइज 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 डाइन इक्वल टू, किलोग्राम को यदि हम ग्राम में बदलें तो 1000 ग्राम इंटू मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम भी हमारा कट जाएगा। दिस इम्प्लॉइज 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 डाइन इक्वल टू 10 टू द पावर क्यूब इंटू 10 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5। देयरफॉर इसको हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएं तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 1 डाइन, तो 10 टू द पावर 5 डाइन। कहने का मतलब हम डायमेंशन के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशन का जो तीसरा यूज है वो है डिड्यूसिंग द रिलेशन among the physical quantities। या यूं कहें डिराइवेशन ऑफ फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल मेथड के हेल्प से। तो इस एप्लीकेशन को यूज करने का कुछ कंडीशन है, कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन जो हमको निकालना है तो पहले हमको ये पता होना चाहिए जो कौन फिजिकल क्वांटिटीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, किन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा। एक चीज़ ये पता होना चाहिए। और सेकंड थिंग, तो ये जो रिलेशन है ये यदि प्रोडक्ट टाइप का होगा तब ही हम इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है रिलेशन निकालना। तो इसका जो दिस मेथड is only applicable if we know, यदि हम ये जाने, if we know the physical quantities on which a particular quantity depends on and सेकेंड कंडीशन ये है कि वो जो डिपेंडेंसी है वो प्रोडक्ट टाइप का हो एंड द डिपेंडेंसी इज ऑफ प्रोडक्ट टाइप। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे चीज़ें और क्लियर होंगी। derive the expression of time period of a pendulum। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। तो हमने क्या कहा, जो भाई इस
एप्लीकेशन का यूज हम तभी कर सकते हैं, ये डायमेंशनल मेथड तभी एप्लीकेबल होगा यदि हम ये जाने जो भाई वो जो फिजिकल क्वांटिटी है किस पे डिपेंड करता है, किन सारे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम जाने। और सेकंड थिंग, ये जो डिपेंडेंसी है ये प्रोडक्ट टाइप का हो, तभी ये एप्लीकेशन यूज हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग को पता है जो टाइम पीरियड किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं इसका मास m है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से ये ऑसिलेट होना शुरू हो गया। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं हम L है। तो हमें निकालना है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल इन्वॉल्व हो सकता है वो है हमारा मास L एंड G। और जैसा हमने कहा कि भाई इस मेथड का यूज हम तभी कर सकते हैं यदि हमको ये पता हो जो कोई फिजिकल क्वांटिटीज किन सारे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, और सेकेंड थिंग जो ये डिपेंडेंसी हमारा प्रोडक्ट टाइप का है। तो हम मान लेते हैं हमको पता है जो ये टाइम पीरियड जो है वो मास पे, लेंथ पे और जी पे डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग हमको ये भी पता है ये जो डिपेंडेंसी ये प्रोडक्ट टाइप का है, ठीक। तो मान लेते हैं हम ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है T इक्वल टू के m टू द पावर a L टू द पावर b G टू द पावर c, इस फॉर्म में है। यहाँ पे k जो हमारा है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, a जो हमारा है a b और c जो वो हमारा है वो एक्सपोनेंट है, कोई कांस्टेंट है। एक्सपोनेंट्स है। तो चूंकि हम माने जो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा ये है, तो ये जो है डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हमारा राइट हैंड साइड का भी होना चाहिए। इसका जो डायमेंशन होगा कि m टू द पावर a L टू द पावर b G टू द पावर c, दिस इम्प्लॉयज टाइम का डायमेंशन t, यहाँ पे हो जाएगा k का डायमेंशन इंटू m का डायमेंशन टू द पावर a, L का डायमेंशन टू द पावर b एंड G का डायमेंशन टू द पावर and G का डायमेंशन टू द पावर C। दिस इम्प्लॉयज T इक्वल टू के, हमने क्या कहा जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो ये तो हट जाएगा ऐसे ही। m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन कैपिटल M टू द पावर A कैपिटल L टू द पावर B एंड G का डायमेंशन क्या होगा, G का L T-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर टू द पावर c। राइट हैंड साइड में m इन्वॉल्व है, l इन्वॉल्व है और t इन्वॉल्व है, तो कोशिश करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में भी इन सारे डायमेंशन को इन्वॉल्व करें। तो क्या हो जाएगा हमारा m टू द पावर 0 L टू द पावर 0 t टू द पावर 1 तो ऑलरेडी हमारा है ही, इक्वल टू ma इंटू L, यहाँ पे b है, यहाँ से क्या होगा L टू द पावर c इंटू टू द पावर -2c, तो L टू द पावर b और ये मिल के क्या हो जाएगा b प्लस c एंड t टू द पावर -2c। इससे जो हमारा
यदि हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे m टू द पावर 0 है, जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में m टू द पावर a है। तो निश्चित रूप से a हमारा क्या होगा, 0 होगा। ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा 0। अब l टू द पावर 0 है और यहाँ पे l टू द पावर b प्लस सी है, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा, 0। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 है t वे पावर और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, -2c है। तो 1 इक्वल टू -2c, दिस इम्प्लॉयज c इक्वल टू -½ हो जाएगा। यदि हम इस c का वैल्यू हम पुट करें इसमें, तो इससे हमारा b निकल जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल टू यहाँ से -c, दिस इम्प्लॉयज b इक्वल टू c का वैल्यू -½ तो -½ इंटू माइनस तो हाफ। इसका मतलब हमको आ गया, देयरफॉर a हमारा आ गया 0, b हमारा आ गया कितना, हाफ, एंड c हमारा निकल गया -½ इन सारे एक्सपोनेंट को हम पुट कर देते हैं इसमें, जो पहला हमारा रिलेशन था इसमें। नाउ t इक्वल टू k m टू द पावर 0 l टू द पावर ½ एंड g टू द पावर -½ दिस इम्प्लॉयज टाइम पीरियड इक्वल टू k, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, इंटू l टू द पावर ½ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पावर माइनस है, नीचे आ जाएगा g टू द पावर ½ दिस इम्प्लॉयज टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, k l/g √। ये रिलेशन हमारा डिराइव हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये हमारा अभी भी अननोन है। तो एक्चुअली इस मेथड में आप डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है उसको आप निकाल नहीं पाएंगे। मतलब ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है इस तरीका का, इस मेथड का। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पता हमको चल गया, जो टाइम पीरियड है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। यदि हम लिमिटेशन की बात करें, जो भाई इस मेथड में क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या लिमिटेशन हैं, तो लिमिटेशंस, एक लिमिटेशन तो ये है जो भाई आपको पता होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किन सारे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक चीज़ ये पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो ये हमको पता होना चाहिए, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डिपेंडेंसी है, ये हमारा प्रोडक्ट टाइप का है। सेकेंड जो ड्रॉबैक है वो ये है कि भाई इसमें यदि कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व है फॉर्मूला में, तो वो हम इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा जो ड्रॉबैक है, यदि जैसा इसमें इन्वॉल्व था अभी फॉर्मूला में t इक्वल टू k√L/g, ये जो हमने डिराइव किया, तो डिराइव करने से पहले जो हमने लिखा था उसमें एक्सपोनेंट इन्वॉल्व था a b c। यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट, 3 अननोन इन्वॉल्व था। तीनों अननोन को निकालने के लिए हमको 3 इक्वेशन चाहिए था। तो यदि किसी कारण से हमको 3 इक्वेशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम तीनों अननोन को निकाल नहीं पाएंगे। तो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है। एक जो लिमिटेशन है इस मेथड का वो है, दिस मेथड is only applicable if we know that
the physical quantities on which a particular quantity depends on and this dependency is of product type. सेकेंड लिमिटेशन है इसका, एनी कांस्टेंट इन्वॉल्व in the formula can't be find out. एंड तीसरा जो ड्रॉबैक है, unknown exponents involved in the assumed relation can only be determined if the number of equation so established is equal to number of exponent. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एसी वर्मा का। ये क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा, एज्यूमिंग द रिलेशन टू बी के इक्वल टू स्मॉल के आई टू द पावर ए ओमेगा टू द पावर बी, वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फाइंड ए एंड बी। आपको दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr²। तो हमको इसमें ऑलरेडी रिलेशन दे दिया है एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का, और फिर हमको सिर्फ ए और बी का वैल्यू निकालना है। ये जो एक्सपोनेंट है, अननोन एक्सपोनेंट, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लिख देते हैं के इक्वल टू स्मॉल के आई टू द पावर ए ओमेगा टू द पावर बी। तो डायमेंशन मेथड का यूज हम जब करेंगे तो हमको दोनों तरफ का डायमेंशन हर एक फिजिकल क्वांटिटी का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे के का भी हमको डायमेंशन निकालना होगा। के क्या है हमारा? काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी तरह का हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, सारे का डायमेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। तो हम एनर्जी का कोई भी यदि फॉर्मूला हम जानते हैं तो उससे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हम एनर्जी जो है ये आपको निकालना है, तो हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। ये क्या हो जाएगा? इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, m तो m हो गया, g क्या होगा? LT-1 LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो डायमेंशन हमारा हो जाएगा LT-2। h क्या है? हाइट, हाइट क्या होता है हमारा? l ही होगा, लेंथ होगा, तो हो जाएगा हमारा m L² T-2। इसको आप एक रफ में कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी या k का डायमेंशन निकालने के लिए।
ठीक, या आप रफ वर्क करेंगे। क्लियर? तो k का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml² t-2। सिमिलरली हमको I का डायमेंशन निकालना होगा। I क्या हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको दिया हुआ है स्फीयर का 2/5 mr², तो उसका डायमेंशन 2/5 mr²। 2/5 हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m का डायमेंशन mr² l² हो जाएगा। I के बाद हमारा इन्वॉल्व है इसमें ओमेगा। ओमेगा का डायमेंशन, एंगुलर स्पीड होता है रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सेकेंड जो टाइम है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, t, तो 1/t मतलब t-1, ये हमारा होगा डायमेंशन ऑफ ओमेगा। सारे को हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k का डायमेंशन निकला हमारा है m, तो k का डायमेंशन इक्वल टू ये स्मॉल k I टू द पावर a ओमेगा टू द पावर b। इसका डायमेंशन हमको निकला है ml² t-2 इक्वल टू ये कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। I का डायमेंशन निकला है हमारा ml² टू द पावर कितना हो जाएगा a, ओमेगा का निकला है t-1, कितना हो जाएगा टू द पावर b। दिस इम्प्लॉयज ml² t-2 इक्वल टू m टू द पावर a l टू द पावर 2a एंड t टू द पावर -b। कंपेयर कर लेंगे हम एक्सपोनेंट को तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे पावर 1 है तो 1 इक्वल टू a, यहाँ पे 2 इक्वल टू 2a होगा, 2 इक्वल टू 2a, इससे भी हमारा निकल जाएगा a इक्वल टू 1 और -2 इक्वल टू -b, इससे हमारा निकल जाएगा b इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब a हमारा कितना निकला 1 और b कितना निकला 2। क्लियर? आज हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे लिखे थे उन सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा कर ली। मेनली इसके बाद फिजिक्स जो स्टार्ट होगा वो होगा काइनेमेटिक्स चैप्टर से। लेकिन फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि भाई फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए उन सारे मैथमेटिकल टूल्स जो यूज होंगे उसको हम लोग अच्छे से जानें। तो इसलिए काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में। मेनली जो यूज होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इन सारे मैथमेटिकल टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।